The dreams and your skills, they both are interrelated to each other. आपके जो ड्रीम्स होने वाले हैं या जो भी आपके मन में है एंड करंटली जो भी आपके स्किल्स हैं, नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. या तो अपने ड्रीम्स को मॉडिफाई कर लो, इधर यू मॉडिफाई योर ड्रीम्स, उनको बेटर बनाओ, बड़ा बनाओ, थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी, ठीक है. और मैग्नीफाई योर स्किल्स, अपने स्किल्स पे काम करो सो दैट वट एवर योर ड्रीम इज उसको ना तुम अचीव कर सको. और तब आएगा खेल में असली मज़ा. और इसी थॉट के साथ, इसी ड्रीम के साथ, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड टेक अप आवर फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इस चैप्टर को करने वाले हैं हम. एंड लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट प्राइमरी ऑफ ऑल लाइफ. सभी चीज़ों का इससे पूरी लाइफ बनी हुई है. डू यू नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट सेल. हम सेल के बारे में बात करेंगे बिकॉज चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स, डायनासोर, वट एवर इट मे बी, सभी किससे बने हैं? देज आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम वन सिंगल सेल. Amazing. Let us move forward with our chapter and let us see what it is all about. ठीक है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करने वाले हैं. ठीक है, अपना कंप्लीट 100% जो फोकस है उसको यहाँ लेकर आओ और चलते हैं आगे. ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सेल्स. बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है. अभी के लिए तो इजी लगेगा कि हाँ सारी चीज़ सेल से बनी हो, बट थिंक ऑफ दोज टाइम्स जब ये बात सोची गई थी. ठीक है, नाउ देर इज़ अ सब्सटेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोर्क. ठीक है, अब ये जो कोर्क है, इट इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. बार्क जो पेड़ की जो स्किन होती है, लाइक दिस इज़ द बार्क ओवर हेयर, ये बार्क है. ठीक है, इससे एक सब्सटेंस बनता है विच इज़ द कोर्क. इससे कुछ बोटल्स को क्लोज करने में हेल्प मिलती है. ठीक है, वाइन की बोटल्स के ऊपर जो कैप होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ कोर्क. नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस कोर्क, लेट अस सी. रॉबर्ट हुक, नाउ ही वाज दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड इट इन 1665. सो ही ऑब्जर्व्ड व्हाट, इसने सेल को देखा. ये ईयर देखो कितनी पहले, 1665. इस ईयर को अपनी मेमोरी में डालो सबसे पहले. व्हाट विच ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट? 1665. एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं किसने. रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर विद अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने ही जो उसने माइक्रोस्कोप डिज़ाइन करा था उसी से उसने देखा. एंड उसने जो सेल्स देखा, उसने छोटे छोटे बॉक्सेस देखे कोर्क के अंदर. उन बॉक्सेस को उसने बोला एज सेल्स एंड वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर दैम. डिस्कवर करा, इन्वेंट तो नहीं करा ना, डिस्कवर करा, क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट थे. सेल्स इन लैटिन भाषा में सेल्स को क्या बोलते हैं? इट मीन्स अ लिटिल रूम. तो उसने जो बॉक्स देखा उसको बोला ये एक लिटिल रूम है, तो उसका नाम बढ़ गया सेल्स. और आज ये हमारी वोकैब का बिल्कुल एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है. नाउ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो पहले के सिंपल माइक्रोस्कोप थे उससे बेटर बनने लगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल. इन दो वर्ड्स, दो नामों को याद रख लीजिए. क्या क्या नाम है? अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल. ठीक है, इन वर्ड्स को याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन अ सेल. अब वो जो सेल है वो भी तो किसी चीज़ से बना है. जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, एटम इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. वैसे ही जो सेल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, या इसको सेल के सब पार्ट्स बोल सकते हैं, राइट. तो ये हमारे बिल्कुल समझ में आ गया. सेल्स के बारे में हमने कोई बात देख ली है. ईयर कौन सा था? कौन सा ईयर है? 1665. नाम रॉबर्ट हुक. अब हम देखते हैं दैट देर आर सम साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. अब ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेट अस सी देम. नंबर 1 इज एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, 1674. ही फाउंड सम फ्री लिविंग सेल्स. कोर्क में डेड सेल्स मिले थे, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स मिले एक पॉन्ड के वाटर में. ठीक है, कोई भी जलाशय था उसके पॉन्ड के वाटर में फ्री लिविंग सेल्स मिले. नेक्स्ट वॉज रॉबर्ट ब्राउन.
ही इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स। ना जो भी सेल होगा ना, जैसे हमारी बॉडी का जो ब्रेन होता है, हार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वैसे ही एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है, एज यू कैन सी दिस ब्लू, ये पूरा का पूरा सेल है, इसको ओपन अप कर रखा है, तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दिस इज़ द न्यूक्लियस। इसके अंदर ही सारा डीएनए वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। तो इसको डिस्कवर किसने करा? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग है। कॉर्क में सेल्स को पहली बार डिस्कवर करा रॉबर्ट हुक ने, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा न्यूक्लियस को, फ्री लिविंग सेल्स को करा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट नेम इज परकिंजी। ही इन 1839 ही कॉइंड अ टर्म प्रोटोप्लाज्म। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस, तो उनको ना पूरे जो जो सेल था, तो कोई तो उसके अंदर न्यूक्लियस को फाइंड आउट कर रहा था। परकिंजी को क्या मिला कि जो सेल है, ध्यान दो एक बार थोड़ा सा, ये एक पर्टिकुलर सेल है, इसके अंदर अगर मैं ये बोल दूं कि ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, अब इस पूरे सेल के अंदर यहाँ भी कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है। तुम देख रहे हो मैंने किसको हाईलाइट करा? आई हैव ओनली हाईलाइटेड व्हाट एरिया आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये आउटसाइड द न्यूक्लियस जो सब्सटेंस है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या वर्ड है? साइटोप्लाज्म। अगर इस साइटोप्लाज्म के अंदर मैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को भी इंक्लूड कर लूं, तो ये टोटल जो है ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। डिफरेंस क्लियर है? फ्लूइड सब्सटेंस है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर वाला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्म। स्क्लेडन एंड श्वॉन। नाउ स्क्लेडन एंड श्वॉन ने 1839-38 में दी एक सेल थ्योरी। सेल के बारे में कुछ अनोखी बातें इन्होंने बोली, एंड वो दोनों जो पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स मिलके बनाते हैं सेल थ्योरी। ओके, उसके बाद विर्को ने 1855 के अंदर इस दो पॉइंट जो सेल थ्योरी में थे स्क्लेडन एंड श्वॉन के, इसमें एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? कुछ साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। गॉट इट? चलिए अब इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देख चुके हैं, लेकिन ये बात याद रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस स्लाइड में दिया गया एक एक वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, इसको मिस करने की मत सोचिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा स्क्लेडन एंड श्वॉन ने 1838-39 में एक दी थी सेल थ्योरी। क्या दी थी? सेल थ्योरी। और इसमें बाद में विर्को ने अपना एक थर्ड पॉइंट ऐड करा था। यहाँ तक याद है? अच्छा, नहीं याद है तो एक बार पिछले करके देख लो। ओके, पहला पॉइंट क्या है? ऑल द सेल्स दे आर, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सेल्स। प्लांट हो, एनिमल हो, ये सभी किस चीज से बने? सेल से बने। तो सेल, सेकंड पॉइंट, इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो दो पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, सभी प्लांट सभी एनिमल्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं। अगर आपको याद हो, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज़, ठीक है, आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यू मस्ट नो इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में चाहे धीरे चल लो, ठीक है, लेकिन चीज़ों को साथ साथ है ना याद करते चलना। ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे, अभी मैं समझने जैसा कुछ खास है नहीं, याद करने का है, क्वेश्चन निकलना चाहिए बस। दैट इज़ द ओनली पॉइंट। एडिशन वॉज डन बाय विर्को। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नया सेल बनेगा वो नया सेल किसी पहले सेल में से डिवीजन होगा और उसी से ही जो नया सेल है वो बनेगा। कि जितने भी नए सेल्स बनेंगे दे विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से जो सेल्स हैं उनसे नया सेल बनेगा। ये किसकी एडिशन है? विर्को की। पहले वाली दो किसकी हैं? स्क्लेडन एंड श्वॉन की। अब देखते हैं सिंगल सेल। सिंगल सेल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और ये एक ही सेल से बना हुआ है ये पूरा। और हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, स्किन के सेल्स हैं, ठीक है, ब्रेन के सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर।
वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं, लाइक अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामोइसियम एंड बैक्टीरिया, दीज आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए एक बार इनके एग्जाम्पल के थ्रू इनको याद कर लीजिए। अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामोइसियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर यानी कि हम, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम किस कैटेगरी में आएंगे? एनिमल्स की, ह्यूमंस। चलिए तो सिंगल सेल देख लिया, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देख लिया, ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देख लिया। अब चलते हैं हम आगे। सेल के बारे में तो हमने बेसिक बेसिक चीज़ें समझ ली, साइंटिस्ट को देख लिया। अब ये सेल के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं कि सेल के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर दीज फीचर्स? सो नंबर वन फीचर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? इस नाम को अच्छे से पढ़ो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझते हैं क्विकली। ओके, वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स, लेकिन पॉइंट्स को ना रिमेंबर ज़रूर करना, ये दूसरी बार बता रहा हूँ सेम लेक्चर में। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो कोई भी जो भी सेल होगा, उस सेल की एक आउटर कवरिंग होगी जो उसको कवर करेगी, जैसे ह्यूमंस में स्किन कवर करती है, वैसे ही सेल के अंदर एक आउटर कवरिंग होगी, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम और सीएम बन चुके। दे अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, कुछ अंदर से जो वेस्ट होता है वो वेस्ट अंदर से बाहर की तरफ भी आता है, ठीक है, और कुछ जो फूड वगैरह होता है वो अंदर भी जाता है। तो ये अंदर बाहर कैसे जाने लग रहा है? ये जो बाहर की जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये अलाउ करती है चीज़ों को अंदर जाने के लिए, एंड यही मेम्ब्रेन अलाउ करती है वेस्ट को बाहर आने के लिए। अब देखो, क्या वो हर चीज़ को बाहर आने देगी या सिर्फ वेस्ट को बाहर आने देगी? वो सिर्फ वेस्ट को बाहर आने देगी, ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें बाहर आ गई तो ऐसे ही, तो इससे पहले हमने एक वर्ड देखा था साइटोप्लाज्म, तो ऐसे तो साइटोप्लाज्म भी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा सेल से, तो इसको तो अलाउ नहीं कर सकते ना। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, बड़ी शातिर होती है। ये क्या करती है? इट अलाउज ओनली द सेलेक्टेड पार्ट्स फ्रॉम द, जो सिलेक्टेड जो चीज़ें होती है सेल से बाहर आने के लिए, एंड अंदर भी वो सेम अलाउ करते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब उसमें से इन एंड आउट हो सकता है, सेलेक्टिवली बड़े ही सिलेक्टेड तरीके से ये मेम्ब्रेन काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा, इस चीज़ को तो यहीं रट लो कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत मैंने अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में आई हैव सीन दिस गेटिंग कन्वर्टेड, दिस लाइन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी है। और देखो यहाँ पर एक वर्ड है, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये ना ऐसे रिजिड नहीं है कि एक बार ऐसी होगी तो ऐसी रहेगी, ये इसकी अपनी शेप चेंज करते रहता है। लाइक हम आगे जाके ना अभी अमीबा में बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले ऐसी है, फिर वो क्या करती है, उसके अंदर से दो ऐसे है ना फिंगर लाइक ऐसे निकल आते हैं ताकि वो फूड को है ना ऐसे कैप्चर कर सके। अमीबा जो है फूड को कैप्चर कर सके। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं, इसके अंदर अभी हम जो देख रहे थे, CO2 एंड O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द प्रोसेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर से जो प्लांट है वो क्या करता है? CO2 को कैप्चर करता है एंड O2 को रिलीज करता है। ये बात हमें पता है। तो ये कैसे होते हैं? दे गो थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन होगा। जैसे देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर तुम यहाँ देख सकते हो कि इसने यहाँ पर ब्लू इंक मिलाई पानी में, अब ये धीरे धीरे क्या होने लग रही है, ये सारी जगह फैल जाएगी। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाद में यहाँ कंसंट्रेशन से ये बाहर की तरफ फैलेगी और ये पूरे वाटर को क्या कर देगी? ब्लू कर देगी। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से लो कंसंट्रेशन जहाँ पर अमाउंट कम है उस तरफ वो मूव करेगी।
अच्छा, सेम काम आपने ना धूप अगरबत्ती में भी देखा होगा। तो इंसेंस जो स्टिक होती है, अगर हम उसको जला देंगे तो यहाँ पर उसके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, खुशबू है यहाँ पर। अब ये धीरे 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 क्या करेगी, पूरे रूम में फैल जाएगी, पूरे एरिया में फैल जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर, अब ये तो था ऊपर वाला तो गैसेस के रिगार्डिंग। अब देखते हैं हम वाटर के रिगार्डिंग, लिक्विड। मूवमेंट ऑफ वाटर ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, वो भी डिफ्यूजन को ही फॉलो करता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की। बट दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको, ऑस्मोसिस बोलेंगे। फाइन, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ऑस्मोसिस इसमें क्या है, इट इज़ द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो भी मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड पे और बाहर की तरफ जाने वाला जो वाटर है वो किस थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाता है, राइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट सेल्स या प्लांट रूट्स एब्जॉर्बिंग वाटर। समझते हैं इस चीज को। लेट मी रब दिस वन। ओके, प्लांट की रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। यहाँ पर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन, हमने पानी दिया प्लांट में, मिट्टी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, प्लांट की रूट्स में कम है, तो ये वाटर क्या करेगा, रूट्स के अंदर एंटर हो जाएगा और ये क्या करेगा, बाद में लीव्स तक चला जाएगा। तो हाई कंसंट्रेशन से वाटर रूट्स के अंदर चला जाता है जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, और इससे किसी भी प्लांट को क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ओनली लिविंग सेल्स, बिल्कुल 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 ध्यान दो इस पॉइंट पे, ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसको सिर्फ लिविंग सेल्स कर सकते हैं एंड नॉट द डेड सेल्स। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। अब देखो, घर में आरओ है, साफ पानी के लिए कैंट आरओ ही लेना, ठीक है। अच्छा चलो, आरओ है, आरओ जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। देख रहे हो कैसे साइंटिफिक टर्म कितना घर में यूटिलाइज होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस को समझते हैं। देखो, ऑस्मोसिस तो सिंपल है। अब देखो, इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर जो है कंसंट्रेटेड यानी कंटामिनेंट्स ज़्यादा हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्योर वाटर है। कैसा वाटर है, प्योर वाटर है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी जो जिस चीज़ में कोई चीज़ें घुलती हैं वो सॉल्वेंट ज़्यादा है और यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो है परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन लिक्विड को आने जाने देगी। तो कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर है लिक्विड का, सोल्यूट पार्टिकल्स का नहीं, किसका, सोलवेंट का हाई कंसंट्रेशन ये यहाँ है। तो इसमें से वाटर विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। दिस सिंपल प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। लेकिन हमको घर में क्या चाहिए, जो भी गंदा पानी है उसके अंदर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह जितनी भी चीज़ें वो वहीं रह जाएं, लेकिन वो पानी साफ़ होकर आ जाए। तो हमको वो जो पानी की जो मूवमेंट है ना वो यहाँ से ना इस साइड पे करनी है। सेम इस पर्टिकुलर में देखो, तो हम यहाँ से मशीन प्रेशर अप्लाई करती है, यहाँ से जो सॉल्वेंट है, तो ऑस्मोसिस एक्चुअल में होना तो इस तरफ से चाहिए था, सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, दूसरी तरफ मूव करना चाहिए था, बट द अप्लाइड प्रेशर की वजह से वो इस एरिया में जो कंटामिनेंट्स है वो यहीं रह जाएंगे और बाकी का जो सॉल्वेंट होगा यानी कि जो वाटर होगा वो वापस इस वाले एरिया में आ जाएगा और यहाँ से हम वो वाटर को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रहेगा ये वाला पर्टिकुलर याद, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट ना इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है। अब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ है नहीं। एनिमल और प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट एंड वाटर। अब जो हमने पिछले पढ़ा ना उसी को हम थोड़ा सा अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी ईजी ओवर हेयर। चलो देखते हैं। पहले तो ये तीनों नाम को याद रखो, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। थोड़ा सा एम्फोसाइज किया मैंने इन चीज़ों को, हाइपो, आइसो, हाइपर। अब दो वर्ड्स याद रखने हैं इस चीज़ के अंदर। एक तो वर्ड है आइसो।
आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मीनिंग क्या है? सेम। हाइपर, गुस्सा हो जाते हैं ना, हाइपर हो गया। तो जब हम हाइपर होते हैं हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि ये कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे हम चिल्लाते हैं, हमारा एंगर जो है वो बाहर की तरफ आता है। याद रहेगा, हाइपर में चीज़ आउट आने लग रही है, हाइपर में चीज़ आउट आने लग रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? फर्स्ट फिगर को देखो कि कोई भी एक पर्टिकुलर हमने सेल लिया, सेल के बाहर पानी ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, लेट अस टेक दिस वन, जो सॉल्वेंट है वो बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर जो लिक्विड है वो कम है। तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन। मूव कहाँ से कहाँ करेगा? हाई कंसंट्रेशन से। सेल क्या करेगा ना, ऐसे फूल जाएगा। हमने शुगर, एक पानी का गिलास लो, उसके अंदर शुगर या सोल्ट मिला दो, ठीक है। अब सेल के अंदर जो है लिक्विड कम प्रेजेंट है और सेल के बाहर लिक्विड ज़्यादा प्रेजेंट है, तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की यहाँ पर होगी, यानी लिक्विड की, और अंदर कम होगी। तो ये वाटर क्या करेगा? अंदर से बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा और जो ये सेल होगा ये फूलना शुरू हो जाएगा। दिस सिचुएशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सेल थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। फाइन। अच्छा, अगर बाहर जो अमाउंट ऑफ वाटर है और जो सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो अगर नॉर्मल तरीके से इंटरचेंज होने लग रहा है, ठीक है, और नॉर्मल बाहर भी, सेल के बाहर भी पानी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, अंदर भी सेम है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे आइसो। आइसो मतलब हमने क्या करा था यहाँ पे? आइसो का मतलब था सेम। तो जो सेल होगा वो ना तो फूलेगा और ना पिचक जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा। सेल क्या रहेगा? जितने भी साइज का उतनी सेम साइज का सेल रहेगा। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या बताया था? बाहर की तरफ मूव करेगा, तो अंदर से वाटर बाहर की तरफ जब मूव करता है तो सेल कैसा हो जाएगा? श्रिवल्ड, वो बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे टर्जिड, सेल बिल्कुल ऐसे टाइट हो गया। इसको बोलेंगे फ्लैसिड, ऐसे वीक सा, सॉफ्ट सा बचा हुआ है जैसा वो था। इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, जो सेल पे ऐसे बिल्कुल पिचक चुका है। फाइन। तो हाइपरटोनिक में वाटर बाहर की तरफ मूव करता है, हाइपोटोनिक में वाटर अंदर की तरफ मूव करता है। बाहर की तरफ मूव करेगा तो द सेल विल श्रिंक, सेम रहेगा, सेज द सेम साइज, ठीक है, स्टेज द सेम साइज। एंड हाइपोटोनिक में द सेल विल स्वेल अप। आपको सिर्फ ये तीनों इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं, इस चीज़ को अब अप्लाई करेंगे अंडे के फंडे पे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, एक एग ले लिया। अब एग के बाहर एक कवरिंग होती है टाइट सी, फाइन। अब उस कवरिंग को सबसे पहले तो उसको रिमूव करना है। अगर आपने एग देखा होगा तो एग के बाहर ये, ठीक है, कवरिंग जब हम रिमूव करते हैं तो एक बिल्कुल पतली सी ना स्किन बच जाती है उस एग के बाहर, ठीक है। अब वो जो स्किन है ना, हम उसको बोल सकते हैं किसी भी एक टाइप की, वो ऐसे काम करती है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन काम करती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे काम करती है, ठीक है। तो सेलेक्टिवली इन आउट करने देगा लिक्विड को। एग के सेल को कैसे रिमूव करें? उसको हमने रखा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, HCl के उसमें रखा, HCl इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर रिमूव किए हुए जो एग है उसका आउटर कवरिंग रिमूव कर दिया, हम उसको रखेंगे किसमें? प्योर वाटर में। प्योर वाटर तो मतलब बाहर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और एग के अंदर पानी की क्वांटिटी कम है। बाहर अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो जो वाटर होगा वो क्या करेगा? वो एग के अंदर एंटर हो जाएगा और जो एग का साइज़ है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पर्टिकुलर केस में जो ये डी शेल्ड एग है, शेल तो हमने हटाया हुआ है, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लेस प्रेजेंट है। कैसा है? लेस है। पानी क्या है? कम है। तो एग के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और एग का साइज कैसा हो जाएगा? कौन सा पर्टिकुलर केस है? दिस इज द
पर्टिकुलर केस ऑफ हाइपरटोनिक। कैसा केस है? हाइपरटोनिक। एंड इसमें क्या हुआ था? हाइपोटोनिक। हिप्पोपोटामस की तरफ फूल गया ये जो पर्टिकुलर है। ठीक है, तो ये था हमारा एक पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को देखते हैं। अब ये क्या भला है एंडोसाइटोसिस? हाइपरटोनिक देख लिया, हाइपोटोनिक देख लिया, आइसोटोनिक देख लिया, याद तो कर रहे हो ना साथ साथ? गुड। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अनेबल्स, हमने बात की थी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? इट इज़ फ्लेक्सिबल। कैसी होती है वो? फ्लेक्सिबल होती है। नाउ दिस फ्लेक्सिबिलिटी, इसके फ्लेक्सिबल होने की वजह से इट अनेबल्स द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल। हमने बात की थी अमीबा ऐसे करके फूड को कैप्चर कर लेता है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कौन करता है? अमीबा इस चीज़ को करता है। 3 नाम पता लगेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, मूव करेगी, ऐसे करके 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी और फूड को एनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर लेकर आ जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस सब में सेम होता है? चलो थोड़ा सा 1-2 में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है फैगोसाइटोसिस। क्या है? फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पाइनोसाइटोसिस, 2 हो गए। अच्छा, दोनों ना एग्जैक्टली सेम है विद अ 1 लिटिल डिफरेंस। फैगोसाइटोसिस के अंदर ये देखो पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। ये पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का जब साइज होता है और उसको एंडोसाइटोसिस जब इस इतने बड़े पार्टिकल पे होता है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और 5 माइक्रोमीटर से जब वो कम होता है तो उसको हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। देख रहे हो कैसे पार्टिकल्स का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज क्या है? बड़ा है। तो फैगो बड़ा, पाइनो छोटा। ठीक है। एक और होता है, रिसेप्टर्स लगे होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर और वो बिल्कुल सेलेक्टेड जो है फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है। ऐसे मैग्नेट की तरह सोचो रिसेप्टर्स को, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कैप्चर कर लेगा। तो ये तो बिल्कुल ये अलग कैटेगरी होगी। इन दोनों पे फोकस करना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पाइनोसाइटोसिस भी क्वेश्चन आ सकता है, रहेगा याद। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब ये अमीबा आ गया। ये अमीबा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो नाम हम डिस्कस कर रहे थे ना वो क्रैब वाले, न्यूक्लियस दे रखा है, ये फूड पार्टिकल आ गया स्टेज नंबर 1। अमीबा ने 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, क्या बोलते हैं इनको? मैं लिख देता हूँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? पी साइलेंट, पसियोड सोडा पोडिया मत बोलना, क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोपोडिया। ना स्यूडोपोडिया ऐसे बाहर आ गए, देखो बंद कर लिया, बंद कर। अगर इस पार्टिकल का साइज 5 माइक्रोमीटर से बड़ा हुआ क्या बोलेंगे? डैश। अगर 5 माइक्रोमीटर से छोटा हो तो क्या बोलेंगे? डैश। अगर आंसर पता है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं पता तो 20 सेकंड पीछे कर लो। फूड एनगल्फ कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, और ये देखो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया। ये किसका काम है सारा का सारा? अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। और देखो कितना इंपॉर्टेंट कर रहा है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल। ना इस सेल वॉल के अंदर अभी तक देखो, एक तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लेक्सिबल। ये है वॉल, वॉल थोड़ी सी मिलेगी आपको रिजिड। ठीक है। दूसरा डिफरेंस, हर एनिमल या प्लांट के अंदर, हर एनिमल और प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हर सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो।
दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होगी, प्लांट्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये पता नहीं कितने अलग अलग टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम से पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल कहाँ होगी? सिर्फ प्लांट्स में होगी। सेल वॉल के पॉइंट्स को देखते हैं, वेरी क्विकली विल गो थ्रू दिस। उससे पहले एक बार तुम ये डायग्राम देख सकते हो। इसके अंदर दोनों तीनों चीज़ें मेंशन मिलेंगी आपको। देखो, एक तो यहाँ पर आप साइटोप्लाज्म पे फोकस कर सकते हो। अच्छा, कौन सा सेल है ये? प्लांट सेल। तो क्या हमको इसमें सेल वॉल मिलेगी? प्लांट सेल है, बिल्कुल मिलेगी। देखो, ये बाहर की ग्रीन कलर की जो कवरिंग है, और सेल वॉल जो होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर मिलती है। ठीक है, तो सेल वॉल ये आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये येलो कलर की जो आउटर लेयर मिल रही है, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल है तो दोनों तो मिलने ही थे। फाइन, चलो पॉइंट्स को देखते हैं। प्लांट सेल्स हैव रिजिड, अभी बोला था सेल वॉल, दीवार है भाई, दीवार है। दीवार कैसी दीवार है? दीवार है, रिजिड आउटर कवरिंग, दिस इज नोन एज अ सेल वॉल। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, सेल वॉल की भी कवरिंग है, तो प्लांट तो बड़ा प्रोटेक्टिव चल रहा है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों की बनी हुई है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जाओ बैकअप। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज की। अच्छा, ये नाम तो इजीली याद हो जाएगा। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज। क्या करेगा? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, प्लांट को ना स्ट्रक्चरल फिजिकल तरीके से प्रोटेक्ट करेगा ना। इसमें एक वर्ड आ जाता है, ये वर्ड क्या है भाई? प्लाज्मोलिसिस। क्या वर्ड है? एंडोसाइटोसिस याद है, फेगो और पाइनोसाइटोसिस। प्लाज्मोलिसिस को और देख लेते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या है? लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से कोई भी जो लिविंग प्लांट सेल होता है उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। सो देर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इस पर्टिकुलर केस को बोलते हैं हम क्या? प्लाज्मोलिसिस। देखते हैं इस चीज़ को, यहीं पे देख लें इस छोटे से में। ये है सेल वॉल वगैरह है, इसके अंदर ये सारे के सारे अलग अलग ये जितने भी आप देख रहे हो। पानी क्या करेगा? बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक में पानी बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। जो प्लांट के जो अंदर वाले जो ये सारे के सारे जो पार्ट्स होंगे ना, ये क्या करेंगे? सेल वॉल से ना दूर खिसक के अंदर बीच की तरफ आ जाएंगे, सारे है ना अंदर बीच में मूव कर जाएंगे। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। कि लिविंग प्लांट सेल जब पानी लूज करेगा तो उसके अंदर के जो सेल के जो ये होते हैं कंटेंट्स होते हैं, जो अंदर पार्ट्स होते हैं, देर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल से सब दूर हट जाएंगे और बिल्कुल बीच में इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पानी तो सारा बाहर जाने लग रहा है। अब वापस सेल वॉल पे आ जाते हैं। द सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक। सेल वॉल का काम क्या है? ऊपर सेल वॉल का काम पड़ा था ना, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। मान लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक है, हाइपो पानी अंदर की तरफ मूव कर रहा है ताकि सेल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब मान लो कोई सेल है, कोई बेचारा बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया है ना किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में गिर जाता है। अब पानी तो क्या करेगा? ओस्मोसिस तो अपना काम करेगा, तो पानी अंदर की तरफ मूव करेगा बैक्टीरिया के सेल के। बैक्टीरिया क्या होता है? फूलना शुरू हो जाएगा। तो अगर उसको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हुआ तो बर्स्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो सेल वॉल का जो काम होता है वो उसको बचाना होता है ताकि वो बर्स्ट ना हो। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसको बर्स्ट होने से कौन बचाता है? सेल वॉल। ठीक है, तो दे कैन विदस्टैंड, सह लेते हैं विदाउट बर्स्टिंग। बिकॉज ऑफ द सेल वॉल द सेल्स आर एबल टू विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है,
एक मैंने डाला एनिमल सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एक को प्लांट सेल को डाल दिया, कौन सा ज़्यादा विदस्टैंड कर पाएगा? ऑफ कोर्स प्लांट सेल कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है विच इज़ द सेल वॉल। किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड प्लाज्मोलिसिस जो अभी हमने पढ़ा था उसको एक बार देखते हैं। ये नंबर 1 के ऊपर ये एक नॉर्मल सेल है। कैसा सेल है? बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके अंदर ना ये सारा लिक्विड भरा हुआ है। हमने इसको कैसे सॉल्यूशन में डाला? हाइपरटोनिक में। हाइपर बाहर आएगा, तो ये जो पानी है ये बाहर की तरफ आएगा। तो जब ये पानी बाहर की तरफ आएगा तो वाटर तो बाहर की तरफ मूव करने लग रहा है। प्लांट्स के जितने भी बाकी के होंगे, देखो ये है सेल वॉल, ये ग्रीन कलर की, दिस इज़ द सेल वॉल। अब देखो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ये सिकुड़ के बिल्कुल सेल के बीच में आ गया। इसी की तो हमने बात करी थी, दोबारा सुन लो। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? नॉर्मल सेल है, पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर के जितने भी पार्ट्स होंगे, कंटेंट होंगे, वो ऐसे बीच में आ जाएंगे सिकुड़ के। दिस कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस। गॉट इट? नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं कंटेंट्स लाइक फीचर्स ऑफ द सेल की। उसमें हमने जो सबसे पहले बात की है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फिर हमने बात करी सेल वॉल की। अब हम बात करते हैं सेल का ना जो मास्टर है, जो उसका ब्रेन है, जो उसका हार्ट है, उसकी बात करते हैं, एंड दैट इज़ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को फटाफट करते हैं। ये तो बीच वाला जो पार्ट है, ये पर्पल वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, दिस इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। ये बाहर की जो ये वाली जो कवरिंग है, दिस पर्टिकुलर कवरिंग, दिस इज़ द न्यूक्लियर एनवलप। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियर लेमिना। नाम याद नहीं रखने हैं, देख लो सिर्फ। उसके अंदर ऐसा सा मटेरियल होता है, वो क्रोमाटिन होता है, एंड दिस पर्टिकुलर बीच में दिस इज़ द न्यूक्लियोलस। फाइन, चलो देखते हैं। इट इज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो 2 लेयर से क्या होता है? डबल कवरिंग होती है। जैसे कि प्लांट सेल की होती है, वैसे ही न्यूक्लियस में भी डबल कवरिंग होती है। सो इट इज़ डबली कवर्ड। पोर्स ऑन द सरफेस, इस ये ना देखो पोर्स हैं, पोर्स हैं, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। याद है ना प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस देखा था। न्यूक्लियस से बाहर जितना भी ये लिक्विड टाइप एरिया है, दिस इज ऑल व्हाट? साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक याद भी हो रहा है। डिटेल में आराम से याद करते रहो। ठीक है, नेवर वरी अबाउट इट। ठीक है, ट्रस्ट आयोसिस। ओके, तो इन पोर्स से मटेरियल अंदर से बाहर भी आता है और अंदर भी जाता है। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल। इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर्स। ये कैसे विजिबल करते हैं? अगर आपने कभी देखा हो तो ये ऐसे से बनते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे से। ठीक है, ये बन के ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। लेकिन ये कब दिखते हैं? वैसे तो ये ऐसे ना बॉल की तरह ऐसे रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब ये ना ये शेप ले लेते हैं। डिवाइड होने में थोड़ा सा ईजी होता है। ठीक है, व्हेन नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ द क्रोमाटिन मटेरियल। अब ये क्रोमाटिन का मटेरियल है, तो डीएनए ना इसी के बीच में ऐसे यहीं पर रहता है। लेकिन जब डिवाइड होने वाला होता है, इट टेक्स दिस पर्टिकुलर शेप। ठीक है, क्रोमाटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूज सा ऐसे ऐसे ये जो होता है, ये क्या है? क्रोमाटिन। डिवाइड करने वाला होगा तो ये क्या होगा? सब कुछ सेट हो जाएगा। जैसे पेरेंट्स नहीं है तो घर में सब कुछ ऐसा हो रखा है, पेरेंट्स आने वाले हैं तो सब कुछ ऐसे एकदम सेट कर देंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। स्ट्रक्चर को देखते हैं, बड़ा ही हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट चीज़ है ये।
तो हम देख रहे हैं डीएनए को, जीन्स को और क्रोमोसोम्स को, राइट। तो हमारे पास ये सेल है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है। अब देखो ये सेल डिवाइड होने वाला है, इसलिए इसने क्या करा, ये इसने शेप ले ली। अब इस शेप को अगर हम बड़ा करें, दिस विल बी शोन लाइक दिस। तो ये पूरा जो है इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम को ना ऐसे है ना, जैसे धागे की रेस को ना उधेड़ना सा शुरू करो, अनटेंगल्ड इट। तो हम इसको ऐसे ओपन अप ओपन अप ओपन अप करते हैं, तो ये हमने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पहले भी देख रखा है, ठीक है। हमने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रखा है। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं डीएनए। तो हमने अभी देखा था कि क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने हुए हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए हमको मिल गया, ये पर्टिकुलर क्या है, डीएनए, इसी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, ये जो डीएनए के अंदर ये जो हम ड्रॉ करते हैं, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियोटाइड्स। अब 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना देखो, अब तुम्हें बायोलॉजी में एमबीबीएस तो इन वीडियो से होगी नहीं फॉर श्योर, फाइन, आपका एग्ज़ाम ज़रूर इससे क्रैक हो जाएगा। तो उसके लिए 4 न्यूक्लियोटाइड्स को याद रखना, ए, सी, टी एंड जी। और ये हमेशा याद रखना, एज यू कैन सी फ्रॉम द कलर्स ऑल्सो, ए विल कंबाइंड विद व्हाट, टी, एडेनाइन विद कंबाइंड विद थाइमाइन एंड साइटोसाइन विद कंबाइंड विद ग्यूनाइन, ठीक है। तो ए टी सी जी ए टी, पहले इसको रट लो एक बार कि ए के साथ कौन फॉर्म कर रहा है, एडिनाइन के साथ थाइमाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये पूरा डीएनए हमने ओपन कर दिया। अब सोचो, जितनी भी हमारे पेरेंट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनके सेल्स में, वो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों के अंदर वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, राइट। ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड के अंदर। अब चाइल्ड के हेयर का कलर कैसा होगा, उसकी आइज़ का कलर कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, अच्छा उसका फेशियल फीचर्स कैसे होंगे, ये सब डिपेंड होता है कि क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए के अंदर, ठीक है। अब डीएनए में से इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मान लो इतने हिस्से के अंदर प्रेजेंट है, हेयर का कलर कैसा होना चाहिए, हेयर का कलर कैसा होना चाहिए। तो ये जो हेयर का कलर इसके अंदर जो प्रेजेंट है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट को द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए, कौन सा पार्ट, फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए, दैट इज नोन एज अ जीन। तो क्रोमोसोम देख लिया, डीएनए देख लिया, न्यूक्लियोटाइड्स देख लिए, एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए इज नोन एज व्हाट, अ जीन, इट इज नोन एज अ जीन। तो ये याद रखना ज़रूरी है, न्यूक्लियोटाइड्स को याद रखना ज़रूरी है। एंड इसके साथ हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में इसमें आएगा क्रोमोसोम्स कंटेन व्हाट, डीएनए मॉलिक्यूल्स, और इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, फादर से सन के या डॉटर के अंदर इनहेरिटेंस। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो याद ही कर रखी होगी आज तक। अभी हमने बात करी द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, तो जो चीज़ एक्सप्रेस होंगी, ठीक है, हाउ वी आर लुकिंग, कैसे हैं, वो सारी की सारी कहाँ इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर। और एक पर्टिकुलर पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं जीन्स, ठीक है। तो हमारे जीन्स में हम ऐसी लाइन यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियस प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। एक सेल जब रिप्रोड्यूस करता है उसके अंदर जो सबसे सेंट्रल रोल जो प्रोड्यूस जिसका होता है वो किसका होता है, न्यूक्लियस का। अब एक दूसरा वर्ड है न्यूक्लियोइड। क्या वर्ड है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। व्हेन द न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग द न्यूक्लिक एसिड, अब जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत अच्छे से सेट है, यानी जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स एंड अदर्स, उसके अंदर जो न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो हाईली सेट है, एवरीथिंग इज सेट, ठीक है। तो वो तो न्यूक्लियस हो गया। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो न्यूक्लियस का रीजन होता है ना, ये थोड़ा सा ना पुअरली डिफाइंड होता है। कैसा होता है, इट इज़ पुअरली डिफाइंड। नाउ ये जो पुअरली डिफाइंड रीजन है ड्यू टू द होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है नहीं जो इसको एक जगह हर चीज़ को सेट रख सके। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये मटेरियल जो न्यूक्लियस का ये सारा फैला फैला सा रहता है। एंड दैट पर्टिकुलर जो रीजन है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज न्यूक्लियर। एग्जाम्पल किन किन में होता है, अच्छा बैक्टीरिया में ऐसा होता है, सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स।
दो टाइप के मेजर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो थोड़े से प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म, क्या नाम लिया मैंने, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, थोड़े से पहले वाले टाइप के जो ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है उनको बोलते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। और इससे जो अपोजिट हैं दोज आर यूकैरियोट्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, अच्छे से न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन्ड मिलेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होंगे जिससे मटेरियल अंदर बाहर हो सकता है। न्यूक्लियस एरिया के अंदर आपको क्रोमेटिन का मटेरियल मिलेगा। सेल जब डिवाइड करने वाला होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को ओपन करोगे तो डीएनए मिलेगा। डीएनए को देखोगे तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक हेलिक दूसरा हेलिक जुड़ा हुआ है, किससे, एडेनिन के साथ थाइमिन कनेक्टेड है, सी के साथ जी कनेक्टेड है। एक फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। और जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है किन ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोट्स में। याद हो रहा है ना, झूठ नहीं बोल, याद हो रहा है, वेरी गुड। अब हमने प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का एक बार जिक्र कर दिया, तो इनके बारे में देख भी लो। ये तो है भैया क्या, यूकैरियोट, ठीक है। न्यूक्लियोलस बीच में है, ये न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है। अब देखो ये कैसे फैला हुआ है, कुछ भी ठीक सा नहीं है। दिस इज अ प्रोकैरियोट, ठीक है। ये क्या है, प्रोकैरियोट। इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलॉइड, इसमें होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसके अंदर होता है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स है, एडवांस्ड। प्रोकैरियोट्स कैसे हैं, दे आर प्रिमिटिव। कर लो ये वर्ड याद कर लो, प्रिमिटिव, ठीक है। इनको मूवमेंट के लिए ना फ्लेजेम की यूज़ होती है, मूव वगैरह करने के लिए, फाइन। तो ये पर्टिकुलर चीज़ होगी, ठीक है। अब आ जाता है कि हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ये दे रखे हैं, इनके क्या डिफरेंसेस, किस में क्या होता है। एक बार इस स्लाइड को अभी रोक दियो, रोक दो इस स्लाइड को, रोक दो और अभी इसको याद करो, इनके डिफरेंसेस को, एग्जाम्पल को। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। सेल का साइज यूकैरियोट्स का ज़्यादा बड़ा होता है, इनका स्मॉल होता है। तो ऐसे करके यू हैव टू सी दीज फीचर्स एंड यू हैव टू लर्न देम कि किस में क्या प्रेजेंट है। देखो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में लार्ज होता है और प्रोकैरियोटिक में स्मॉल होता है। प्लीज़ 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 लर्न देम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है, उसी के लिए तुम लड़ ही रहे हो, ठीक है। तो साथ में लड़ रहे हैं तो डू इट वेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। देखो बहुत बार डील कर चुके हैं। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाहर जितना भी ये लिक्विड मटेरियल होगा ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म होगा। 4 लाइन में इसको ख़त्म करते हैं। सॉल्यूशंस टू स्टेन द, कोई सेल लिया, जब मुझे ना उसके ऊपर देखते हैं, जब उनको ऐसे स्लाइड्स के ऊपर ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो जब इस पे ऊपर देखते हैं तो सेल को देखने के लिए ना उस पर कुछ ऐसे वो डाल देते हैं, ब्लू कलर की डाई वगैरह डाल देते हैं, तो उसको स्टेन करते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे सके। तो सेल के ऊपर जो स्टेन डालते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, सेफ्रनिन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। जो रीजन सेल का जो न्यूक्लियस वाला रीजन होता है, ठीक है, गुलाब जामुन सा बीच में जो है, ये ज़्यादा रंग ले लेगा, बाकी सब ज़्यादा रंग ले लेंगे। जितने भी ऑर्गेनेलिज है ना सब अच्छे से रंग में ढल जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा मानुष है जो हल्के से रंग में डलेगा, और वो जो सारा का सारा जो पार्ट्स है, दैट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। द रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, इट इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर। इट कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज, जितने भी सेल के पार्ट्स हैं उनको कंटेन करता है। कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया। अब हमें देखना है डिफरेंस ना। जितने भी नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं ना उनके अंदर ये इतनी डिटेल में नहीं पूछते, बट दे डू आस्क यू अबाउट दिस एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। मैं गायब हो जाता हूँ
और तुम इनको एक बार आराम से इस स्लाइड को रोक के देख लो कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, किसके अंदर नहीं है। एक चीज़ जो तुम नोटिस करोगे, दैट यू विल नोटिस इज, ठीक है, यही हूँ भाई मैं, दिखाई नहीं दे रहा बस, ठीक है, वो है दिस सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें, डू नोट द डिफरेंसेस बिटवीन दैम एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। हाई एंड बिफोर वी कंटिन्यू विद द अदर सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेलीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक यहाँ तक जितने भी फीचर्स हमने कराए, जितने भी साइंटिस्ट उनके कंट्रीब्यूशन, जितनी भी सारी चीज़ें करें, उनको एक बार है ना फटाफट से याद कर दो, ठीक है। अपनी कोट को मत बोलो, ड्रीम्स मैग्नीफाई करो, स्किल्स को मैग्नीफाई करो एंड बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। I'll see you in the next video lecture. Till then, take care and bye bye.